तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 12 केमिस्ट्री है, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर जो है ना 8, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है ना मेरे भाई, जिसका नाम है उपसहसंयोजी रसायन, मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजी रसायन। तो कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि ये सर टॉपिक कठिन होता है, ये जो आपका चैप्टर है वो कठिन होता है। नहीं, कठिन नहीं भाई, कठिन नहीं है। कठिन तो केवल समझने के ऊपर है, समझाने के ऊपर है। यदि आप अच्छे से नहीं समझते तो कठिन है। यदि आपको कोई जो टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छे से नहीं समझाता तो कठिन है। तो ऐसा है, ये कठिन नहीं है बहुत अच्छा टॉपिक, कठिन कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से समझ के चीज़ों को चलना है। और एक एक चीज़ को आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना। तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आपको समझते चलना है। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है 8, जिसका नाम है उपसहसंयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जो आपका उपसहसंयोजी रसायन या जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये है क्या? उपसहसंयोजी रसायन क्या है, आपको बता देते हैं मेरे भाई। जो उपसहसंयोजी रसायन आपको शब्द दिख रहा है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। पहले तो ये समझ लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन। एक शब्द हम समझ गए कि जो उपसहसंयोजी रसायन है वो इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक केमिस्ट्री की क्या है? शाखा है, ठीक है। अब अकार्बनिक केमिस्ट्री की तो शाखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस शाखा में हम क्या करते हैं? तो मेरे भाई, जो उपसहसंयोजी रसायन अकार्बनिक केमिस्ट्री की शाखा है, और ये अकार्बनिक केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब एक नया टॉपिक फिर हमारे सामने। अब हमने ये देखा कि उपसहसंयोजी रसायन क्या है, वो हमने सीख लिया। उपसहसंयोजी रसायन क्या है? अकार्बनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। मतलब उपसहसंयोजी रसायन में उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास फिर आ गया कि सर उपसहसंयोजी यौगिक क्या है? तो मेरे भाई, जो उपसहसंयोजी यौगिक है वो एक ऐसा यौगिक है जिसमें हम उपसहसंयोजक बंध का अध्ययन करते हैं। आपने पढ़ा ना, बंध 3 टाइप के होते हैं, है ना। आयनिक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध, और उपसहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो ये आपका उपसहसंयोजक बंध है। अब उपसहसंयोजी यौगिक क्या है? जिसमें हम उपसहसंयोजी यौगिक क्या है? जिसमें उपसहसंयोजक बंध होता है, उसे उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम, सर ये उपसहसंयोजक बंध क्या है? उपसहसंयोजक बंध क्या है? तो मेरे भाई, ऐसा बंध, कैसा बंध? ऐसा बंध जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से बनता है, ग्रहण करने से बनता है, उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, ठीक है ना। अब यहां से हमें कहानी समझ में आई कि ऐसा बंध जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से या दान करने से जो बनता है, उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। ग्रहण करने या दान करने से बनता है वो होता है उपसहसंयोजक बंध। अब जिसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पता तो वो आप समझ लो। दोस्तों, यहाँ पर समझो, जैसे हमारे पास एक यौगिक है यहाँ पर NH3, इसको यदि हम तोड़कर लिखें तो कैसे लिख पाएंगे?
H और ये H, मतलब इसको अगर हम तोड़कर लिखें तो कुछ ऐसा लिख पाएंगे। अब हम ये जानते हैं जो नाइट्रोजन है इसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो देखो एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दिए, 3 दे दिए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लिया, बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। ये वाले वो इलेक्ट्रॉन हैं। तो मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? 5, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 7 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो 3 यहाँ बंध में चले गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो बंध में नहीं गए। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनने बंध में भाग नहीं लिया। तो वही इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान या ग्रहण करने से उपसय संयोजक बंध बनता है। और उपसय संयोजक बंध किस में होता है? उपसय संयोजी यौगिकों में। और उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन हम किस में करते हैं? उपसय संयोजी रसायन में। तो आई होप ये पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी, सब छप गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन। ठीक है, उपसय संयोजी रसायन क्या है? तो उपसय संयोजी रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब उपसय संयोजी यौगिक क्या है? तो जिसके अंतर्गत उपसय संयोजक बंध होता है उसे उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। और उपसय संयोजक बंध क्या है? ऐसा बंध जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने या दान करने से बनता है उसे हम बोलते हैं, है ना, उपसय संयोजक बंध। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? तो आप ये देख सकते हो, वह इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उसे उपसय संयोजक बंध कहते हैं। क्विक रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो इसी की सीरीज में दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, जिसका नाम है आणविक या योगात्मक, आणविक या योगात्मक यौगिक। अब देखना, ध्यान रखना, यहाँ टॉपिक का नाम क्या है? आणविक यौगिक, मतलब अणुओं से मिलकर बना यौगिक। आणविक यौगिक बोला ना, आणविक मतलब अणुओं से मिलकर बना यौगिक। और दूसरा नाम इसका क्या है? योगात्मक यौगिक, मतलब यौगिकों से मिलकर बना यौगिक। आणविक यौगिक मतलब अणुओं से मिलकर बना यौगिक, और योगात्मक यौगिक मतलब यौगिकों से मिलकर बना यौगिक। अब आप जानते हो एक बेसिक पॉइंट कि अणु और जो यौगिक होते हैं वो एक ही समान होते हैं, कि अलग अलग नहीं होते, कोई अलग अलग नहीं होते, एक ही समान होते हैं। तो ध्यान रखना, अणुओं से या फिर यौगिकों से मिलकर जो बनते हैं यौगिक उन्हें बोलते हैं आणविक यौगिक। जैसे मेरे भाई एक एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना, हम आपके पास एक एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा है K2SO4 प्लस यहाँ पर लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट और ये हमारे साथ है एल्यूमिनियम सल्फेट। यदि इन दोनों यौगिकों को, यहाँ पर मैं कुछ जल के अणु ले लेता हूँ, कुछ जल के अणु ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यह यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, या फिर दूसरी भाषा में कहें ये भी अणु है, ये भी अणु है और ये भी अणु है। यदि ये 3 अणु आपस में मिल जाएं, 3 अणु आपस में मिल जाएं, तो यहां से हमें एक विशेष प्रकार का यौगिक मिलता है, विशेष प्रकार का हमें यौगिक मिलता है जिसका नाम है, देखो कुछ नहीं करना है, इनको बस मिलाना है, जिसका नाम है K2SO4। देखो सूत्र बता देता हूँ, K2SO4 यहाँ क्या है, यहाँ डॉट लगा देना, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यहाँ पर जगह ना होने कारण मैंने यहाँ लिख दिया डॉट 24H2O। ये जो है ये हमारा फिटकरी का सूत्र है। क्या है भाई? फिटकरी का सूत्र है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब यौगिकों को या अणुओं को हमने मिलाया तो हमें एक यौगिक मिला जिसका नाम है भाई फिटकरी, जिसका नाम है भाई क्या? फिटकरी। और ये फिटकरी आपका एक क्रिस्टलीय यौगिक है।
क्रिस्टलीय यौगिक है। ठीक है, तो ये जो यौगिक है वो आपका योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक है। योगात्मक यौगिक या भाई आणविक यौगिक है। इसी प्रकार हम अगर दूसरे एग्जाम्पल पर आपसे बात करें, जैसे मान के चलो ये है आपके पास KCl और ये आपके पास एक है MgCl2। ठीक है, इसमें भी हम जल को मिला देते हैं, इसमें भी हम किसको मिला देते हैं, जल को मिला देते हैं। तो अगर हम देखें इन तीनों से मिलकर जो बनेगा जिसका नाम है KCl, बस कुछ नहीं करना, मिलाना KCl, ये हमारे पास ये बना है MgCl2 और ये हमारे पास 6H2O। यहाँ पर 6 अणु ले लेना, यहाँ पर आप 24 अणु ले लेना। ठीक है, तो ये जो है ना आपका बन जाता है कार्नेलाइट। क्या बन जाता है भाई, कार्नेलाइट। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये एक अणु है आपके पास, ये भी एक क्रिस्टलीय यौगिक है, आणविक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये अणुओं से या यौगिकों से मिलकर, ये भी एक आणविक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये भी अणुओं या यौगिकों से मिलकर बना। तो अणुओं या यौगिकों से मिलकर जो आपका यौगिक बनता है उसे आणविक या योगात्मक यौगिक इसको हम कहते हैं। विशेष पॉइंट को, विशेष बात को आप सबको याद रखना है बहुत अच्छे से, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो हमारे पास है ये कॉपर सल्फेट और ये हमारे पास है एक अमोनिया। क्या है, अमोनिया। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, हम इन दोनों को मिलाते हैं, इसमें हम इसके 6 अणु लेते हैं तो हमें एक मुख्य यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है CuNH3 का होल 6 और यहाँ पर आपको प्राप्त होता है SO4। ये भी एक आपका यौगिक है जो किससे मिलकर बना, अणुओं या यौगिकों से मिलकर। अब ये यौगिक कैसे बनते हैं वो आपको बताऊं। देखो इन दोनों यौगिकों की तो आपको पहचान है कि ये कैसे बने। कुछ नहीं किया, इनको मिला दिया ये बन गया, कुछ नहीं किया इसको मिला दिया ये बन गया। बट ये कैसे बना, इस कैसे बना इसको मैं अलग तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगा। ये आपका एक संकुल यौगिक है। अगला हमारा टॉपिक बनेगा संकुल यौगिक, उसमें हम जानेंगे एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है ना ये अणुओं या यौगिकों से मिलकर बने यौगिक हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। दोस्तों थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिख नहीं रहा है लाइट के कारण, ये लिखा हुआ है Al2, पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये K2SO4 ये लिखा है, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O ये लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। तो ये आपके आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक के उदाहरण हैं। एक बार आप इसकी परिभाषा लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या है आपकी परिभाषा इसकी, तो देखो सुनो एक बार, है ना। जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को, जैसे आपके ये 2 या 2 से अधिक, देखो 2-3 स्थायी यौगिक हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 हो सकते हैं 2 से ज़्यादा। तो जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को सरल अनुपात में मिलाते हैं तब जो क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है, जो भी यौगिक आपको प्राप्त होता है उसे आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो ये आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक के 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया तो कुछ नए पदार्थ बने, इन्हें आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बात करें द्विक लवण आगे हम बात करें आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक की। तो मेरे भाई ये जो यौगिक है आपका 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला जिसका नाम है द्विक लवण, पहला जिसका नाम है भाई द्विक लवण, ठीक है ना। और दूसरा जिसका नाम है संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक। इसके अन्य नाम जितने भी होंगे जब इस टॉपिक को मैं लेके आऊंगा सब समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा द्विक लवण है, दूसरा हमारा संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक जो भी। ओके, तो हम ना पहले पढ़ने वाले हैं द्विक लवण को। किसको भाई? द्विक लवण को। तो सर ये द्विक लवण क्या होता है? क्या होता है द्विक लवण? कोई दिक्कत नहीं, द्विक लवण भी यौगिक है। जैसे ये सब यौगिक होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, जैसे यौगिक होते हैं, तो द्विक लवण भी क्या है? ये यौगिक है। लेकिन मेरे भाई ये द्विक लवण है एक ऐसा यौगिक है, कैसा यौगिक है? ऐसा यौगिक है,
ऐसा यौगिक है जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होता है, मतलब ठोस अवस्था में उसको कितने भी दिन तक रखा रहने दो, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठोस अवस्था में अगर द्विक लवण रखा है तो उसका कुछ भी नहीं होगा, चाहे 1 साल रखो, चाहे 10 साल रखो, चाहे 20 साल रखो, ठोस अवस्था में कितने भी दिन रखो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने जब जल में उसको मिला दिया, जैसे ही हम उसमें जल मिलाए, जैसे ही हम उसको विलय अवस्था में लेकर आए, तो वो अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाएगा, सभी आयनों में टूट जाएगा, अर्थात ये सभी आयनों का परीक्षण देगा, सभी आयनों में टूट जाएगा, सभी आयनों में विभक्त हो जाएगा, अर्थात ये सभी आयनों का क्या करेगा भाई, परीक्षण देगा। ओके, अब आयनों में कोई पदार्थ क्यों टूटता है उसका भी कारण है, तो उसको भी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे आपका हम लेते हैं फिटकरी, द्विक लवण का एग्जाम्पल है हमारा फिटकरी, पहला एग्जाम्पल है हमारा फिटकरी, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल है हमारा द्विक लवण का फिटकरी। और फिटकरी जो है हमारा सूत्र है जिसका K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये हमारा फिटकरी। ये फिटकरी आप ठोस अवस्था में कितने दिन भी रखा रहने दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा इस फिटकरी का। लेकिन जैसे ही हम इस फिटकरी में H2O मतलब जल मिलाएंगे, जैसे ही हम इस फिटकरी में H2O मतलब क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे इस फिटकरी में, तो इसमें होगा क्या, ये अपने सभी आयनों में टूट जाएगा, सभी आयनों में विभक्त हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको पता है K अलग हो जाएगा, K पर आपको पता है क्या होता है प्लस, तो ये K अलग हो जाएगा। SO4 दिख रहा है, ये SO4 आपका अलग हो जाएगा। यहाँ से आपको Al दिख रहा है, तो ये आपका Al जो है जिस पर 3 प्लस होता है, आप जानते हो Al पर 3 प्लस होता है, ये अलग हो जाएगा। और ये वाला जो SO4 है 2 माइनस, ये भी अलग हो जाएगा। SO4 ये कितने हैं, 3 है, तो ये 3 अलग हो जाएंगे। तो इस टाइप से H2O अलग ही रहेगा क्योंकि ये क्रिस्टल जल है, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपने सभी आयनों में टूट जाएगा, सभी आयनों में विभक्त हो जाएगा। कौन, द्विक लवण ऐसा है जो ठोस अवस्था में मात्र स्थायी रहेगा, लेकिन जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाएगा, आयन विभक्त हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ ये चीज, आपको समझ में आई, सबको ये क्लियर हुई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट क्या है, KClMgCl2.6H2। ये कार्नेलाइट ठोस अवस्था में स्थायी रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ठोस अवस्था में, लेकिन जैसे ही इसमें हम जल मिलाएंगे H2O मिलाएंगे, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठोस अवस्था में स्थायी रहेगा बट जल में मिलाने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। K अलग हो जाएगा, K प्लस होता है, Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस होता है, Mg अलग हो जाएगा, Mg पर 2 प्लस होता है, 2 प्लस होता है, और Cl अलग हो जाएगा, Cl पर क्या होता है, Cl पर होता है 1 माइनस, ये 2 Cl है, ठीक है। और यहाँ से आपका H2O अलग हो जाएगा, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब देखो अलग अलग होने का कारण ये है कि देखो आयनों में टूटा, किस में टूटा भाई, आयनों में। देखो आयन हुए ना, आयनों में टूटा। इसका कारण ये है क्योंकि जो द्विक लवण होता है इसमें मात्र और मात्र आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है भाई, आयनिक बंध, और जिसमें आयनिक बंध होगा वो अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, जिसमें आयनिक बंध होगा वो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये टॉपिक। और तीसरा एग्जाम्पल आपका और लिख लेना, तीसरा आप एग्जाम्पल और लिख लेना जिसका नाम है मोहर लवण। और ये मोहर लवण को आपको तोड़ना है, आपको पता करना है इसके सूत्र का, ये आपके होमवर्क में मानो, ठीक है। मोहर लवण को आपको वियोजित करना है, आपको इसका सूत्र पता करना है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं द्विक लवण के, फिटकरी, कार्नेलाइट, मोहर लवण, परिभाषा, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये ऐसा है जो ठोस अवस्था में स्थायी रहेगा, जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाएगा, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देगा, जितने भी आयन है टोटल आयनों का परीक्षण देगा। क्यों आयनों में टूटता है, क्योंकि इसमें आयनिक बंध होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा भाई संकुल यौगिक। क्या भाई? संकुल यौगिक, ठीक है ना। संकुल यौगिक जिसको हम उपसहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम इसका आप लिख लेना, उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक। देखो, संकुल यौगिक पहला नाम, दूसरा नाम उपसहसंयोजी यौगिक और तीसरा नाम जटिल यौगिक। ये 3 नाम है इसके। ये क्या होता है? तो मेरे भाई, ये संकुल यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जो ठोस एवं विलेय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है। ठोस अवस्था में तो स्थायी रहता ही है, साथ में विलेय अवस्था में भी क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं संकुल यौगिक। ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा, मतलब ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो, उसका भी कोई कारण है। उसका भी कारण है क्योंकि इसमें आयनिक और उपसहसंयोजी दोनों बंद होती हैं। अब देखो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझोगे जब ज़्यादा आप बेटर समझ पाओगे। जैसे मान के चलो हमारे पास एक यौगिक है Cu, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, Cu NH3 का होल 6, ठीक है, और ये रहा आपका SO4। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं, आपने कुछ समझा ही नहीं हमें, तो ये क्या लिख दिया? भाई बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बिल्कुल मत टेंशन लो। अभी तो आप इसको देख लो कि ये क्या है, ठीक है, मैं कैसे क्या कर रहा हूं उसको देख लो। अभी ये मत जानो कि ये है क्या, आप बिल्कुल ना इसको बनाना सीखोगे भाई चुटकियों में। जैसे आप जो छोटे छोटे यौगिक बना लेते हो ना, उसी प्रकार से आप इनको बनाना सीख जाओगे। बट अभी वेट करो थोड़ा सा, ठीक है, वेट करो, है ना। कल की जो वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी शायद, है ना, शायद कल या परसों तक तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। परसों तक आप बहुत अच्छे से फर्राटेदार तरीके से सीख जाओगे, नहीं होगी दिक्कत। अभी टेंशन मत लो यार, अभी आप इसको देख लो। हम इसका नाम भी नहीं बता रहा है कौन सा यौगिक है, हमारे पास यौगिक है। जब आप सीख जाओगे तो खुद आप इसका नाम लिख लेना, ठीक है, टेंशन लो। तो हमारे पास ये यौगिक है और ये जो यौगिक है एक संकुल यौगिक है। ये कौन सा यौगिक है भाई? एक संकुल यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक एक ऐसा यौगिक है जो ठोस और विलेय दोनों अवस्थाओं में कैसा होता है? स्थायी। अभी तो इतना याद रखना कि ये क्या है? संकुल है। क्या है भाई? संकुल यौगिक है, ऐसा इतना याद रखना, ठीक है। और संकुल यौगिक में हमने सीखा है कि दोनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था और विलेय दोनों अवस्थाओं में स्थायी रहते हैं, ठीक है। ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, ठीक है। इसमें आयनिक और उपसहसंयोजक बंध पाया था, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर दोनों बंध इसमें पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या जुड़ा है? SO4, ठीक है। और या फिर कभी यहाँ ना जुड़ा हो के कभी यहाँ भी जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ और जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर इस तरफ और ब्रैकेट के इस बाहर इस तरफ, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास K2HgI4। देखो इस संकुल में, ठीक है, इस संकुल में जो आपका कोई भी परमाणु यहाँ जुड़ा है और सिंकल में कोई भी परमाणु यहाँ जुड़ा है ना। तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर और यहाँ पर जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। यहाँ पर और यहाँ पर जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है भाई? आयनिक बंध होता है, ठीक है ना, आयनिक बंध, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन सा बंध? आयनिक बंध होता है, ठीक है ना। और इस संकुल में यहाँ पर जो अंदर वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, अंदर वाला ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर इसमें होता है उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो इस टाइप से संकुल में 2 बंध होते हैं, आयनिक बंध और उपसहसंयोजी बंध। ये समझ गए? ठीक है, आगे समझो। अब हमने देखा ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता, ये शब्द भी है ना, ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मेरे भाई इसमें उपसहसंयोजी बंध जो होता है वो बहुत मजबूत बंध होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंध होता है। कौन सा बंध? उपसहसंयोजी बंध। तो उपसहसंयोजी जो बंध होता है इसका वियोजन आसानी से नहीं होता, आसानी से इसका वियोजन नहीं होता। तो जैसे ही हम इसको जल में मिलाएंगे, ठोस अवस्था में तो स्थायी हो गई, जैसे ही हम इसको जल में मिलाएंगे तो जहां आयनिक बंध होगा वहां वाला भाग टूट जाएगा, जहां आयनिक बंध होगा वहां वाला भाग टूट जाएगा, लेकिन उपसहसंयोजी बंध वाला भाग नहीं टूटता। इसलिए इसमें यह शब्द लिखा हुआ है, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता, ठीक है। टूटेगा कहां से? ये यहां से टूट जाएगा। तो CuNH3 का होल 6, ठीक है। जब इसका वियोजन यहां से होगा तो आपको पता है SO4 पर क्या होता है? 2-। SO4 पर क्या होता है भाई? 2-। देखो आप ये जानते हो जैसे Mg और O से अगर मैं कोई सूत्र बनाऊं तो ये O पर 2- होता है और Mg पर क्या होता है? 2+। तो 2+ से 2- कैंसिल हो जाते हैं और ये कैसा लिखा जाता है? MgO। तो देखो ना तो हमें O का 2 दिख रहा है, ना तो हमें Mg का 2 दिख रहा है। कारण क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो
2 और प्लस और 2 माइनस कट गए इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखो भाई, हमें पता है SO4 पर 2 माइनस होता है, लेकिन SO4 का 2 माइनस इधर कहीं हमें नहीं दिख रहा ना। इसका कारण ये है कि SO4 पर 2 माइनस था, तो ये बड़ा जो ब्रैकेट है इस पर 2 प्लस था, तो प्लस और माइनस कट गए इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो SO4 पर 2 माइनस मतलब इस पर 2 प्लस होगा और ये SO4 2 माइनस, तो इसका वियोजन हुआ लेकिन कहाँ से? जहाँ आयनिक बंध था वहाँ से इसका वियोजन हो गया। जहाँ आयनिक बंध था मात्र वहाँ से इसका वियोजन हुआ। क्यों? इसके अंदर का वियोजन नहीं होगा, तो यह शब्द हमने पहले ही लिख लिया, ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। ये पहले शब्द हमने लिख लिया, तो अभी आप समझ लो ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। आयनिक और अपसय संयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं। जहां आयनिक बंध होता है वहां से तो ये टूट जाता है, जहां उपसय संयोजी बंध होता है वहां से ये नहीं टूटता। उसी प्रकार आप इसमें देख लो, तो यहाँ पर आपको पता है के पर क्या होता है? प्लस होता है। के पर क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, 2 इसका नहीं है, 2 वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया। किसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये Hg और I4 है, इस पर क्या होगा? 2 माइनस। तो देखो यहाँ पर आयनिक बंध था, तो जहाँ आयनिक बंध था उसका वियोजन हो गया। यहाँ पर उपसय संयोजक बंध है, इसका वियोजन नहीं हुआ। तो ये आप समझे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका है संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक या जटिल यौगिक। क्लियर हुआ चीज़? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर। तो अगर आप इन दोनों पॉइंटों को, दोनों चीज़ों को आप समझ गए हो, तो संकुल यौगिक और द्विक लवण या द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगो, बन जाएंगे। अब एक झलक आपकी बात की है, तो एक झलक आपको मैं इन दोनों के अंतर की आप दिखा दे रहा हूं। तो आप देखो, मैंने जो समझाया वही चीज़ है, आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में जल्दी से ना वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।